हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे मैस्टेक लिमिटेड के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये एक मिड कैप आईटी कंपनी है और क्लाउड कंप्यूटिंग इसका तो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। हर किसी ने शायद सुना होगा कि भाई क्लाउड पे है, हमारी जो फाइल्स हैं वो क्लाउड पे लिव करती हैं, हम जो गाने सुनते हैं वो क्लाउड पे हैं और जितनी भी कंपनीज हैं वो धीरे धीरे सब क्लाउड पे माइग्रेट कर रही हैं। तो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो सबसे पहले तो जो है कंपनी की, लेकिन किसी के बारे में बात समझ में नहीं आता कि आखिर क्लाउड है क्या। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर क्लाउड होता क्या है, कितने तरीके का, तो आपको आगे डिटेल में क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद बात करूंगा कि क्यों चली हुई है क्लाउड के बारे में, जितनी भी कंपनी के बाद कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में, इंडिया में जो है कौन सी क्लाउड के बाद कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, जो कंपनी है मैस्टेक के बारे में बात करेंगे, थोड़ा और डिटेल की वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेता हूँ इस कंपनी को देखने का आखिर क्या रीज़न था। तो सबसे पहला रीज़न था कि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कंपनी है। मैं इसे एक रेगुलर आईटी कंपनी समझ रहा था और इंडिया में जो है जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं वो मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं, जो कि लेगेसी आर्किटेक्चर्स और लेगेसी टाइप का बिजनेस उनका ज़्यादा रहता है और बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो क्लाउड पर हैं। इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं था कि एक क्लाउड से रिलेटेड कंपनी है, पर जैसे ही मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में एक क्लाउड माइग्रेशन से रिलेटेड, क्लाउड ऐप्स डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी है, तो मैंने इस कंपनी को, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने इसे देखना शुरू करा। दूसरा जो रीज़न था वो था डिजिटाइजेशन एज अ थीम। ओवरऑल अगर आप सोसाइटी में देखेंगे तो हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है। जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप अभी कोरोना का वैक्सीन भी लगवा रहे हैं तो वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था, राइट। सिमिलरली जो है अगर आप फास्टैग का काम कर रहे हैं, यानी कि फास्टैग के, जैसे मैं आपको कुछ इंडिया के रिसेंट एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, ऐसे ही हर कंट्री में हो रहा है कि भाई धीरे धीरे जो है चीज़ें डिजिटाइज हो रही हैं। इंडिया में टैक्स प्लेटफॉर्म देख लीजिए, नया टैक्स प्लेटफॉर्म बन रहा है इनकम टैक्स पे करने के लिए। सिमिलरली जो है धीरे धीरे करते करते हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है, हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है और इस डिजिटाइजेशन के पीछे जो बैकबोन है वो है क्लाउड। आगे थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्लाउड होता क्या है, कैसे वर्क करता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा और जो है, तो ये बेसिकली मोटे मोटे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने इस कंपनी को देखना शुरू करा, क्योंकि ये जो कंपनी है इसका 80% से ज़्यादा बिजनेस डिजिटाइजेशन से आता है, यानी कि कंपनीज को डिजिटाइज करने का काम करती है ये। मोस्टली जो है जो सोल्यूशंस और प्रोडक्ट्स बनाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज जो कि सर्विसेज में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। तो अब देख लेते हैं कंपनी का स्टॉक का चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। तो ये जो कंपनी है वो अभी लगभग 2100 रुपये के आसपास के रेट पे मिल रही है। इसका शेयर प्राइस की बात कर रहा हूँ, जो कि पिछले 2016-17 से लेके लगभग 2020 तक काफ़ी स्टेगनेंट था। इनफैक्ट 2020 में कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फॉल आ गया था, पर अभी जो है रिसेंटली इन लास्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट एक 10 बैगर हो चुकी है। लगभग जो है 200 रुपये का शेयर ऑलरेडी 2000 का हो चुका है। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये जो वैल्यूएशंस हैं क्या वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वैल्यूएशन पे हैं, क्या अब ये अनसस्टेनेबल वैल्यूएशन पे है और इसमें मतलब बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है, या फिर अभी जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर है, अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशन पर है। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, ये किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, किस तरीके का काम करती है, और ये जो टेलविंड्स हैं उस हिसाब से इस कंपनी को वैल्यू करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कंपनी है ये, जैसा मैंने बताया कि भाई क्लाउड माइग्रेशन और क्लाउड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो है काम करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए। तो आखिर जो क्लाउड से रिलेटेड कंपनीज हैं वो क्यों इनसे जो है ऐप्स बनवाएंगी, या क्यों इनसे जो है अपने सोल्यूशंस बनवाएंगी, कस्टम सोल्यूशन, जैसे कि बायोमेट्रिक्स हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, बीआई का काम हो गया, बीआई यानी बिजनेस इंटेलिजेंस। उसके अलावा जो है जो लेगेसी सिस्टम है उनको रीराइट करने का काम हो गया। इस तरीके का काम ये लोग करते हैं। और रिसेंटली जो है इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है, एवोसिस, उसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊँगा। तो ये जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो क्लाउड की इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री समझने के लिए AWS यानी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज से अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो ये जो कंपनी है मेरी प्रीवियस एम्प्लॉयर है और मैं इस कंपनी में एक्चुअली काम करता था, और ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग की थीम है मैंने अपनी आंखों से देखी है, और इस थीम में मैंने जो है अपनी लाइफ टाइम का सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है बाय ओनिंग अमेजॉन शेयर्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है अमेजॉन का AWS का रेवेन्यू है। AWS जो है वो अमेजॉन का एक पार्ट है, यानी कि एक सब्सिडरी है जो कि वेब सर्विसेज यानी कि क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज बनाती है। अब ये जो सर्विसेज हैं ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करती है, यानी कि अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है
या फिर अगर आपको कोई डेटाबेस चाहिए या फिर आपको अगर होस्ट चाहिए, आगे थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा टेक्निकल हो रहा है कि बेसिकली इन सब का क्या मतलब है। तो उसके लिए आपको मेनली जो है 3-4 मेन प्लेयर्स हैं। पहला हो गया AWS, दूसरा हो गया गूगल, तीसरा हो गया माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर मैं रैंक करूं तो AWS नंबर 1 पे रहता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट और नंबर 3 पे गूगल। उसके बाद जैसे कि अलीबाबा का क्लाउड है और एप्पल का क्लाउड है और काफ़ी सारे क्लाउड रहते हैं। तो ये जो चार्ट है ये रेवेन्यू दिखा रहा है। तो 2003 में जो ये डिजिटाइजेशन या फिर क्लाउड की जो मूवमेंट शुरू हुई थी, आप रेवेन्यू देखिए 2003 में $3 बिलियन का रेवेन्यू था AWS का, और आज जो है $45 बिलियन का है। ये जो है ये क्वार्टरली रन रेट होता है, यानी कि एक क्वार्टर में जितना ये लोग नए ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं उसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो बेसिकली एनुअलाइज किया गया है उसे, तो 3 बिलियन, फिर 4.5 बिलियन, फिर लगभग 8 बिलियन, 12 बिलियन, 17, 25, फिर 35, फिर 45। यानी कि आप इस ग्राफ को देखिए, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अब हो क्या रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली क्यों ग्रो कर रहा है? तो जब क्लाउड कंप्यूटिंग नया नया आया था उससे पहले क्या होता था, लोग ऑन प्रेम सर्वर्स रखते थे। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ऑन प्रेम का मतलब होता है कि देखिए, कोई भी वेबसाइट है या कोई भी सोल्यूशन है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर को समझिए तो वो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर पे रन करता है या फिर एक होस्ट पे रन करता है। अभी तक होता क्या था कि जितनी भी बड़ी कंपनीज थी उनके सर्वर्स यानी कि होस्ट जिन पे वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होता था, यानी कि जिससे वेब पावर होता है, जिससे वेब चलता है, वो सॉफ्टवेयर ऑन प्रेमिस रहते थे, यानी कि उनके अपने सर्वर्स रहते थे जिस पर वो चलाया जाता था। लेकिन अब अमेज़ॉन ने क्या किया, अमेज़ॉन ने आके एक रेंटल सर्विस शुरू करी। जैसे मान लीजिए आप कार का एग्जांपल ले लीजिए कि पहले जो है हर कोई पर्सनली अपनी कार ओन करता था, लेकिन अब क्या है, ऊबर आ गई है। तो आप ऑन डिमांड कभी भी जो है ऐप के थ्रू आप जो है ऊबर बुला सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली अमेज़ॉन ने सोचा कि कंप्यूटिंग यानी कि जैसे कि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किसी कंप्यूटर की ज़रूरत है, राइट। अब होता क्या है कि ये जो कंप्यूटर की नीड है कभी तो बहुत ही कम रहती है और कभी बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर फ्लिपकार्ट पर सेल लगी है तो उस समय पे जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स होंगे या जो नंबर ऑफ़ बायर्स होंगे वो एक नॉर्मल दिन से 5-6 गुना ज़्यादा होंगे, राइट। या फिर अगर मैं दिन की बात करूँ तो दिन में बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स शॉप कर रहे होंगे और रात में बहुत ही कम कस्टमर्स शॉप कर रहे होंगे। तो होता क्या है, जो यूसेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन क्योंकि इन्हें अपनी सर्विसेज पूरी तरीके से स्केल करके रखनी पड़ती हैं, ये कोई डाउन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर कैपेसिटी जो है हार्डवेयर खरीद के रखते हैं और उससे जो है यूज़ करते हैं ताकि कभी भी कस्टमर को जो है एरर्स ना आए। अगर होगा क्या कि कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होंगे जिस पे कंप्यूट हो सके तो यूज़र्स को जो है एरर्स आएंगे, राइट। तो इस वजह से होता क्या है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है जब लोग जब आप ऑन प्रेमिस पे जो है अपने सर्वर्स रखते हैं। तो अमेज़ॉन ने सोचा क्यों ना, ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2007-8 में अमेज़ॉन ने सोचा था जब AWS शुरू करी थी, तो EC2 शुरू किया था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये एक शेयरिंग मॉडल बनाएं। हम जो है ये अपने पास कंप्यूटर्स रखेंगे, धीरे धीरे इंटरनेट फास्ट हो रहा है तो उन्होंने कहा आप इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उन पे आप अपने यूज़ केसेस, अपनी वेबसाइट्स, अपने एप्लीकेशंस, अपने सॉफ्टवेयर रन करिए और पे एज यू गो मॉडल, यानी कि आप जितना जो है यूज़ करेंगे उतना हमें पे करिए। तो अब मान लीजिए जो है एक नॉर्मल कंपनी जो है जितना भी यूज़ कर रही थी उसका 40% वेस्टेज हो रहा था, 50% वेस्टेज हो रहा था, क्योंकि जो लोड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ हैं, किसी को दिन में चाहिए लेकिन किसी को रात में भी चाहिए, तो इन्होंने सबको एग्रीगेट करके उसे शेयर करा दिया, यानी कि जिसे जितना चाहिए आप उतना यूज़ करिए और आप जितना यूज़ कर रहे हैं आप सिर्फ उतने के पैसे दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हुआ क्या कि कॉस्ट सेविंग हो गई और जो ऑन प्रेमिस की कॉस्ट है वो नॉर्मल AWS की कॉस्ट से ज़्यादा आने लगी। तो शुरुआत में क्या होता था कि जो है उसके अराउंड टूलिंग वगैरह कम थी तो काफ़ी कंपनीज हिचकती थी, प्लस कंपनीज को डर लगता था कि भाई सिक्योरिटी का और स्केलेबिलिटी का ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे जो है धीरे धीरे जो है लोगों ने यूज़ केसेस अपने माइग्रेट करना शुरू करे तो लोगों को समझ आने लगा, कंपनीज को समझ आने लगा कि नहीं, ये जो है एक चीपर और बेटर सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू आप अपने डेडिकेटेड सर्वर्स, अपने डेडिकेटेड होस्ट रखने से। और धीरे धीरे करते करते जो है अमेज़ॉन या फिर जितनी भी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कंपनीज थी वो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन गई, एक जाइंट बन गई। और अगर आज की बात करें तो जितनी भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स हैं वो सारी जो है क्लाउड पर चलती हैं। चाहे आप अमेज़ॉन को ले लीजिए, चाहे आप पिंटरेस्ट को ले लीजिए, चाहे यात्रा, मेक माई ट्रिप इंडिया में आप जितनी भी साइट, जितनी भी स्टार्टअप्स हैं, सब स्टार्टअप्स AWS
या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल का क्लाउड यूज़ कर रही हैं। तो ये तो थी एक इंडस्ट्री की बात कि इंडस्ट्री में आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ से शुरू हुई और आज की डेट में जो है क्या ट्रेंड चल रहा है। अब बात करूँगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कि इस ट्रेंड से इसने कैसे बेनिफिट किया और आगे जो है इसका क्या स्कोप नज़र आता है। तो मैस्टेक जो कंपनी है ये 1982 में बनाई थी 3 लोगों ने मिलके, जिनका नाम था अशांत देसाई, केतन मेहता और आर सुंदर। स्क्रीन पर जो है आप उनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। और ये जो है IIM के पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट्स थे 1982 में। उन्होंने सोचा कि हमें जो है मैनेजमेंट का आइडिया है और इन सबको जो है थोड़ा सॉफ्टवेयर का भी आइडिया था, क्योंकि प्रीवियस इनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर का था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी बनाएं जो कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करके मैनेजमेंट का काम करे। यानी कि अगर आप मैस्टेक की फुल फॉर्म देखेंगे तो मैस्टेक की फुल फॉर्म भी यही है, मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इनके जो इनिशियल सॉफ्टवेयर्स थे वो कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और धीरे धीरे करते हुए जो है ये अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते गए। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी माइलस्टोन प्रोजेक्ट जिसे मैं कहूँगा वो था लंदन कंजेशन इंजन का प्रोजेक्ट, जो कि 1990s में इन्होंने बनाया था। तो अगर आप कभी लंदन गए हो तो आपको पता होगा कि लंदन के डाउनटाउन में कितना ट्रैफिक रहता है। तो उन्होंने जो है अपना एक कंजेशन सिस्टम बनाया जिसकी वजह से अगर कोई भी डाउनटाउन में या कोई भी क्राउडेड एरियाज़ में आता है तो उन्हें जो है एक फ़ी देनी पड़ेगी, यानी एक टोल देना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द कंजेशन कि वहाँ पर कितनी भीड़ है। तो वो जो सॉफ्टवेयर था वो इनके द्वारा बनाया गया था और वो एक सॉफ्टवेयर था या वो एक सोल्यूशन था। ये हमेशा से अपने आप को एक सर्विस कंपनी ना मान के एक सोल्यूशन प्रोवाइडर या फिर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी ही समझते हैं। और उसी जो है फील्ड में इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक्स से रिलेटेड बहुत से प्रोडक्ट बनाए हैं, एनालिटिक्स से रिलेटेड बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और ये जो है इस कंपनी का थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो कंपनी जो है अपने बिजनेस को बताती है कि हम एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, यानी कि किसी भी कंपनी को अगर अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि डिजिटाइज करना है, यानी कि अभी कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं उस कंपनी में जो कि फिजिकली हो रहे हैं, डिजिटल नहीं हैं, उसे जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, क्लाउड में उनके ऐप्स बनाना, वो ये कंपनी करती है। और मेनली जो इनका बिजनेस है वो 80% लगभग बिजनेस जो है वो UK से आता है और बाकी जो बिजनेस है वो US से आता है और थोड़ा बहुत बिजनेस जो है इंडिया और UAE से आता है। तो अब बात कर लेता हूँ कि आखिर क्लाउड होता क्या है। तो मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा आइडिया दे चुका हूँ कि आखिर क्लाउड होता क्या है। थोड़ा सा और आइडिया बता देता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूज़र। तो क्लाउड बहुत ही सिंपल टर्म्स में तो यही है कि भाई एक सर्वर या जिसे भी आप एक कंप्यूटर समझ लीजिए जो कि आपकी प्रोसेसिंग करने का काम आता है, वो आपने एक रिमोट जगह पे रखा हुआ है बजाय, यानी कि नेटवर्क पे है, नेटवर्क से कनेक्टेड है। और वो जो है आप ऑन डिमांड उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और जब चाहें उन रिसोर्सेज को आप रिलीज़ कर सकते हैं। तो वो सिंपल टर्म्स में होता है क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड। अब मेनली जो है 4 तरीके के क्लाउड की बात करी जाती है जब हम क्लाउड की बात करते हैं। तो लेकिन जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो जो है तो बेसिकली मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन से क्लाउड होते हैं। एक तो होता है ऑन प्रेमिस, वो तो जो है नॉर्मल जो कि हमेशा पहले चला करता था। अब जो है एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो शुरुआत जहाँ से हुई थी वो था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसमें जो है इनिशियल सर्विसेज थी सर्वर्स, साथ साथ डेटाबेसेस, साथ साथ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, यानी कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी सॉल्यूशन को लिखने के लिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये। एक सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह आप उन्हें समझ सकते हैं। अब आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं और उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके जो है सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक बेयर बिल्डिंग ब्लॉक्स कस्टमर को बेच रहे हैं तो वो तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि आप कंप्यूटर रेंट पे दे रहे हैं या सर्वर रेंट पे दे रहे हैं या फिर आप डेटाबेस रेंट पे दे रहे हैं। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म में यानी कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके कोई प्लेटफॉर्म बना दिया जिसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक लेमन टर्म्स में बोलूँ तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें मिला करके आपने एक ऐसा फर्टाइल ग्राउंड तैयार कर दिया जिससे सॉफ्टवेयर लिखना आसान हो जाए। लेकिन सॉफ्टवेयर लिखना तब भी आपको खुद ही पड़ेगा, है ना। अब आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब आपने क्या किया, अगले स्टेप में जाके आपने पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर खुद ही लिख दिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है,
वो एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप उसे अपने कंप्यूटर पे चला रहे हैं तो वो वर्ड है, लेकिन अगर आप उसे क्लाउड पे चला रहे हैं, जैसे आप गूगल डॉक्स को क्लाउड पे चला सकते हैं, राइट, ऐसी एमएस वर्ड को भी, एमएस ऑफिस को आप क्लाउड पे भी चला सकते हैं, यानी ब्राउजर पे भी चला सकते हैं। तो उसमें जो कंप्यूट है, यानी कि जो एक्चुअल सर्वर्स हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं, उनका प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली जब आप वेंड करते हैं वो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो एट अ हाई लेवल अगर आप ये देखेंगे तो जितना भी ये ब्लू है ना, इसका मतलब है वो मैनेजमेंट उसकी आप खुद कर रहे हैं, और जितना भी इसमें आपको रेड कलर से दिख रहा है उसका मतलब ये है कि ये जो कंपनीज हैं ये आपके लिए मैनेज कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि ऑन प्रेमिस में हर चीज़ आपको खुद ही मैनेज करनी है, यानी कि डेटा से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके उसकी वर्चुअलाइजेशन। अब ये ज़्यादा टेक टर्म्स हैं, इनमें मैं नहीं घुसूंगा, हालांकि मैं इसी डोमेन का हूँ तो मुझे तो ये समझ में आते हैं, पर आपको इतना घुसने की ज़रूरत भी नहीं है। हाई लेवल आप ये समझ लीजिए कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, आपको एक एक बिल्डिंग ब्लॉक खुद मैनेज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें जाएंगी, यानी कि सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स तो जो है आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। कुछ जो एप्लीकेशन हैं और कुछ चीज़ें जो है आपको खुद लिखनी पड़ती हैं। प्लेटफॉर्म थोड़ा और उसके ऊपर का, मतलब उसके और हाई लेवल समझ सकते हैं, तो उसमें आपको और कम काम करना पड़ता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको पूरा प्रोवाइड करती हैं। और सॉफ्टवेयर एज सर्विस में जो है बहुत सी कंपनियां जो है इनके ऊपर सॉफ्टवेयर लिख लिख के डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर बेच रही हैं, जैसे एडोबी हो गई या माइक्रोसॉफ्ट हो गई, या फिर और भी बहुत से। आप आजकल क्लाउड पे कितने सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, राइट, बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप इमेज जो है अपलोड करते हैं कहीं पे, वो गूगल ड्राइव समझ लीजिए, वो एक सॉफ्टवेयर है। या फिर अगर आप इमेज को जो है कहीं पे एडिट कर रहे हैं ऑनलाइन, मान लीजिए आप ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, आप ब्राउज़र पे भी डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं, राइट, तो वो एक ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सब जो है आपके क्लाउड के एग्जाम्पल हो गए। अब बात कर लेते हैं बिजनेस स्टोरी की, कि इस बिजनेस में रिसेंटली क्या चल रहा है, कौन से रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से ये स्टॉक इतनी तेज भाग रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, वो है एवोसिस का एक्विजिशन। अब एवोसिस जो एक कंपनी है वो ओरेकल क्लाउड सर्टिफाइड कंपनी है, यानी कि ओरेकल की एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिन्हें कहते हैं ईआरपी प्रोडक्ट्स। थोड़ा और बताऊंगा आगे ईआरपी आखिर होता क्या है। तो ये जो है ये लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करते हैं, और एवोसिस जो है वो एक कंपनी है जो कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कंपनियां यूज़ करती हैं। शायद आपने नाम सुना हो, सैप का नाम सुना हो। सैप जो है वो एक ईआरपी प्रोडक्ट है। तो ये लोग जो है ईआरपी प्रोडक्ट्स ओरेकल भी बनाता है, सैप का कॉम्पिटिटर है। और आज की डेट में अगर बात करूँ तो ओरेकल फास्टेस्ट ग्रोइंग ईआरपी प्रोवाइडर है। तो ईआरपी के बारे में थोड़ा और बताऊंगा आगे। और ये जो है ये ओरेकल सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं जो कि ईआरपी बेचते हैं कस्टमर्स को। अब ईआरपी डायरेक्टली एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि बस आप यूज़ कर लें उठा के, जैसे आप एमएस वर्ड समझते हैं। उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फ़िगरेशंस, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर लिखना है, और जो है आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उससे माइग्रेट करना पड़ता है, साथ साथ उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे अगर आप एक एसी खरीदते हैं, राइट, तो आपको एसी इंस्टॉलेशन वाले को बुलाना पड़ता है, वो एसी खुद इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, राइट, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। तो वैसे ही अगर आप एक ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो आपको एक ऐसी कंपनी को हायर करना पड़ता है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जो है आपका ईआरपी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर सके। अब ईआरपी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ओरेकल का, जो कि 35-40% से ग्रो कर रहा है पिछले कई सालों से, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टेलविंड आ रखी है। और ओरेकल की गाइडेंस है कि आगे भी आने वाले कुछ सालों तक 25-30% से आराम से ग्रो करेगा। उसका मेन रीज़न ये है कि जो सैप जो कंपनी है वो लेगेसी प्रोडक्ट था, जो कि मतलब जो है धीरे धीरे जो है उन्होंने अपने आप को उतनी ज़्यादा तेज़ी से चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से इवॉल्व नहीं करा। और अब जब वो क्लाउड पर आए हैं तब तक जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, स्पेशली ओरेकल, वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। उनका प्रोडक्ट जो कि ओरेकल फ्यूजन है और ओरेकल के और कुछ जो है ईआरपी प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं सैप से। अब वो कह रहा है क्योंकि ये जो एवोसिस कंपनी है इन्होंने अक्वायर करी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, और ये जो कंपनी है इसका रेवेन्यू भी कंपेरेबल है इनसे, और इनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, और साथ साथ मार्जिन भी इनसे बेटर हैं, काफ़ी बेटर मार्जिन प्रोफाइल है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस पे इन्होंने एक्वायर करा है। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो मर्जर हुआ है, जो एक्विजिशन हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है इस कंपनी के लिए।
दूसरी जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो है मेजेस्को का स्टेक सेल, जो कि रिसेंटली हुआ था लास्ट ईयर भी 2020 में। मेजेस्को इनका ही एक कंपनी थी, जो कि पहले एक ही कंपनी थी, मैस्टेक मेजेस्को, यूएस की कंपनी थी, इंश्योरेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाती थी और इंडिया में लिस्टेड थी। तो ये जो कंपनी है 2014 में इन्होंने डीमर्ज करी थी और रिसेंटली जो है इस कंपनी को इन्होंने सेल आउट कर दिया है एक यूएस की कंपनी को, और उसका जो पैसा है वो मेजेस्को के शेयर होल्डर्स को बांट दिया। और मैस्टेक भी जो है इसका लगभग 10-12% स्टेक होल्ड करती थी, तो उससे इन्हें काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा मिला है बाय सेलिंग द स्टेक दैट दे हैड इन मेजेस्को। और उस पैसे को इन्होंने यूज़ किया एवोसिस के एक्विजिशन में, और अभी भी काफ़ी अच्छा कैश बैलेंस इनके पास अवेलेबल है। तो मैंने इस कंपनी को रिसेंटली देखा, पहले नहीं देखा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये कंपनी है, बट अभी मैं अगर बात करूं तो मार्च अप्रैल मई के आसपास ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही थी। इनके पास काफ़ी सिग्निफिकेंट कैश था, 400-500 करोड़ का तो कैश ही पड़ा था, और ये कंपनी पूरी की पूरी कंपनी जो है 700-800 करोड़ में मिल रही थी, और साथ साथ इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कंपनी थी। अगर आप अभी दिखाऊंगा 60% से ग्रो करी है इस साल, तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन थी। तो इसी वजह से जो है ये कंपनी का जो आप देख रहे हैं स्टॉक इतनी तेज़ भागा है। आगे थोड़ा और बताऊंगा कि और कौन कौन से ट्रिगर्स थे। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जॉन ओवन जो कि इस कंपनी के सीईओ थे, वो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया इन जनवरी, और उसकी वजह से स्टॉक बीच में 8-10% गिरा था। मेन रीज़न जो मुझे समझ में आया न्यूज़ वगैरह में, वो ये समझ में आया कि जो कंपनी है वो यूएस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सपेंशन करना चाहती है, और ये यूएस की कंपनी है एवोसिस जिसको इन्होंने एक्वायर करा है। और क्योंकि वो चाहते थे कि जो यूके बेस्ड इनके जो सीईओ थे, वो चाहते थे कि उन्हें यूएस मूव किया जाए, ताकि जो नेक्स्ट ग्रोथ इंजन इन्हें दिखाई दे रहा है वो यूएस का काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, और वो नहीं चाहते थे यूएस मूव करना, और इस वजह से जो है उन्होंने जो है रिज़ाइन किया। तो अब जो ये नेक्स्ट सीईओ देख रहे हैं वो ऐसा सीईओ देख रहे हैं जो कि यूएस या फिर कनाडा में बेस्ड हो, और जिसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो यूएस में जो है किसी कंपनी को ग्रो कराने का। अब क्लाउड की थोड़ी और टेलविंड्स जो कि इस कंपनी को देखने को मिल रही है उनके बारे में बताता हूँ। अब क्लाउड में लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है ऑन प्रेम्स क्यों जा रहे हैं क्लाउड पे। कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न है फास्टर डेवलपमेंट, यानी कि जब आप कोई सोल्यूशन लिखते हैं तो क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी प्लेस में होते हैं, आप उन्हें डायरेक्टली यूज़ करके अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो आपका सोल्यूशन है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं तो वो जल्दी लिख जाता है। अगर आप नॉर्मली उसे 1 साल का टाइम लेंगे तो इसके आप क्लाउड यूज़ करके आप उसे 3 महीने में लिख सकते हैं। तो फास्ट जो है आपका डेवलपमेंट हो जाता है, वो एक रीज़न है। दूसरा है स्केलेबल। अब स्केलेबल का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए अभी आपके पास 1000 कस्टमर हैं, और मान लीजिए 1 साल के बाद आपके पास 1 लाख कस्टमर हो जाए, तो 1000 से आपका जो स्केल है वो 100 टाइम्स हो गया, राइट। तो 100 टाइम्स हो जाता है अगर स्केल, या बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप ग्रो करते हैं। तो होता क्या है कि जो आपके सिस्टम आपने लिखे होते हैं आप उस तरीके से लिखते हैं, एक स्केल को ध्यान में रख के लिखते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है, आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि अजम्पशंस होते हैं, जो कि आपके स्केल के हिसाब से होते हैं। तो जब आपका मान लीजिए अगर सोल्यूशन या सॉफ्टवेयर कोई हिट हो जाती है और कोई 100 गुना ज़्यादा तेज हो जाती है, तो जो सोल्यूशन है वो स्केल नहीं कर पाते, आपको उन्हें रीराइट करना पड़ता है अगर आप खुद से करते हैं तो। लेकिन जब आप क्लाउड यूज़ करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि क्लाउड जो है वो आपके साथ साथ स्केल करता है। आप पे एज यू गो मॉडल होता है, तो आप जितना यूज़ करेंगे आप उतना पे करेंगे। आपको 100 टाइम्स यूज़ करना है, आप 100 टाइम्स यूज़ करिए, आप उतना ही पे करिए। तो ये एक बहुत ही एडिशनल बेनिफिट हो जाता है क्लाउड यूज़ करने का। तीसरा है लो कॉस्ट पे एज यू गो। जैसे मैंने बताया कि आप जितना यूज़ करते हैं आप उतना पे करते हैं। वहीं जैसा मैंने पहले समझाया था कि पहले क्या होता था, डेडिकेटेड सर्वर्स होते थे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता था इनिशियली। अगर आप उसे स्केल पे चला रहे हैं तो ऑब्वियसली वही बेनिफिट रहेगा, लेकिन शुरू में आपको पता नहीं होता कि आप कितना, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर स्केल करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा सर्वर लेके रखते हैं, तो इस वजह से आप ज़्यादा पे करते हैं अपने डेडिकेटेड सर्वर में। तीसरा आता है सिक्योरिटी। तो क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स इन प्लेस होते हैं तो सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन, ये सब चीज़ें आपकी, ऑथेंटिकेशन, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है आपके पास ऑलरेडी लिखे होते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियों को यूज़ करना है, सबको यूज़ करना है, तो वो पहले ही उस तरीके से कस्टमाइजेबल रखते हैं। तो ये कुछ की रीजंस हैं। ये आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, TCS सजेस्ट मल्टी ईयर टेलविंड्स फ्रॉम क्लाउड सेज मोतीलाल ओसवाल। तो काफ़ी सारी कंपनीज बता रही हैं कि भाई क्लाउड की बहुत ज़्यादा तेज टेलविंड्स चल रही हैं। सब कंपनियों को, चाहे वो रिटेल में हो चाहे हेल्थ केयर में हो, सब डिजिटाइज होना चाहते हैं, ऑनलाइन चीज़ें करना चाहते हैं, और साथ साथ जो है फास्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और हर चीज़ जो है आपको ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा तगड़ी टेलविंड चल रही है क्लाउड प्लेयर्स के लिए।
तो अब बात कर लेता हूँ कि ईआरपी सिस्टम्स क्या होते हैं। यानी कि जो एवोसिस जो कंपनी है इन्होंने एक्वायर करी है वो ईआरपी से रिलेटेड है। ईआरपी माइग्रेशन में ईआरपी जब कोई यूज़ करता है उसकी हेल्प करने के लिए जो है वो काम करती है। तो ईआरपी सिस्टम का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो यानी कि एक एंटरप्राइज के बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप एचआर डिपार्टमेंट को एक रिसोर्स समझ सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को, अकाउंटिंग को, टैक्सेस को, साथ साथ जो है आपकी सेल्स फोर्स हो गई वो एक रिसोर्स है। उसके अलावा जो है और भी बहुत से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अलग अलग रिसोर्सेज की तरह आप समझ सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि आप हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदते थे। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर अलग खरीदते थे, साथ साथ जो है आप एचआर वालों के लिए मैनेज करने के लिए अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर अलग खरीदते थे, या फिर आप बनवाते थे किसी टीसीएस या किसी दूसरी कंपनी से आप ये सब सॉफ्टवेयर्स बनवाते थे। लेकिन जब से ईआरपी आए हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं एक ही सॉफ्टवेयर में। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर बनवाने का नुकसान ये होता है कि वो सब आपस में बात नहीं कर सकते। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ एनालिटिक्स करनी है, कुछ मशीन लर्निंग करनी है, कुछ डेटा चाहिए, तो वो निकालना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर से डेटा निकाल के उन्हें मर्ज करके बहुत मुश्किल तरीके से निकलेगा। अब ईआरपी में क्या है, एक सिंगल सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड पर है, और उसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो अंडरलाइंग सेम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, सेम डेटा स्टोर यूज़ कर रहे हैं। तो आप फ्लूइड तरीके से आसानी से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, सबका कंबाइंड डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो मॉड्यूल्स हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं। यानी कि अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो उसका अलग मॉड्यूल होगा, अगर आप किसी रिटेल की बात करेंगे तो उनके स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होंगे, और ये जो मॉड्यूल्स हैं उस इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उस मॉड्यूल में होंगी। तो ये जो है होता है ईआरपी। तो अब एक टर्म यूज़ होता है मैजिक क्वाड्रेंट। एक कंपनी है गार्टनर जो कि बहुत पहले से 2000 से भी पहले से 2000 ईयर से भी पहले से एक हर इंडस्ट्री मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली क्लाउड इंडस्ट्री में जो भी हो रहा है उसमें हर तरीके की कंपनीज को रैंक करती है। जैसे कि जो कि क्लाउड है, जैसे कि AWS है, ओरेकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस एक इनका हो गया। पर्टिकुलर टाइप के सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस में भी स्पेसिफिक डेटाबेसेस जैसे कि नो सीक्वल डेटाबेस, सीक्वल डेटाबेस, या मान लीजिए कि ग्राफ डेटाबेस, टाइम सीरीज, ऐसे अलग अलग तरीके की कैटेगरीज बनी हुई हैं। हर पूरे क्लाउड में आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सैकड़ों काम होते हैं। हर सर्विस के लिए जो है एक अलग कंपनी है। तो गार्टनर क्या करती है, उन कंपनीज को कैटेगराइज करके उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करके ये कैटेगराइज करती है कि उनके सॉफ्टवेयर में कंप्लीटनेस कितनी है, यानी कि कितने अच्छे तरीके से जो है फीचर्स हैं, कितना ज़्यादा फीचर्स हैं, और साथ साथ जो है कितने फीचर्स कंप्लीट हैं। तो एक क्वाड्रेंट बनाती है, दो स्केल लेके, एक है एबिलिटी टू एग्जीक्यूट और एक है कंप्लीटनेस ऑफ विजन। तो एबिलिटी टू एग्जीक्यूट का मतलब है जो फीचर्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, और कंप्लीटनेस ऑफ विजन का मतलब ये है कि कितने ज़्यादा फीचर्स हैं। तो उससे आपको इंडस्ट्री में ये समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है, और सभी कंपनीज को रैंक करती है और फिर उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि आप जो है इसमें बेटर कैसे हो सकते हैं। तो इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक क्वाड्रेंट जो है जो अपर राइट कॉर्नर है वो है लीडर्स का, जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है वो है चैलेंजर्स का, यानी कि लीडर्स को जो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है वो है नीश प्लेयर्स का, और जो बॉटम राइट कॉर्नर है वो है विजनरीज का। तो इनमें से किसी भी क्वाड्रेंट में आने के लिए जो है कंपनीज तरसती हैं। बहुत सी कंपनियां इसमें गार्टनर की रिपोर्ट में नहीं आ पाती हैं, और ये डेटा भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ये थोड़ा 2019 का डेटा है, थोड़ा पुराना है, बट अभी भी इनकी पोजीशन लगभग यही है। तो एवोसिस जो कंपनी है वो नीश प्लेयर्स में इन्होंने काफ़ी अच्छी जगह बनाई है, आप सर्कल में देख सकते हैं। तो जो इन कंपनीज का गोल रहता है वो टॉप राइट कॉर्नर में जाने का रहता है। तो आप देखिए एक्सेंचर और डिलॉयट, ये 2 कंपनियां हैं जो कि लीडर्स हैं ओरेकल क्लाउड एप्लीकेशन सर्विसेज की, जिसमें एवोसिस काम करती है। देखिए आप विप्रो भी देख सकते हैं इसमें, KPIT, बिरला सॉफ्ट भी देख सकते हैं। तो ये जो कंपनीज हैं जितनी ज़्यादा ऊपर के क्वाड्रेंट में जाएंगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और एवोसिस भी इसमें आ गई है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी में कहूँगा। इनफैक्ट नीश प्लेयर्स में जो है काफ़ी बेटर रैंकिंग पर है। तो ये जो मैजिक क्वाड्रेंट की जो रिपोर्ट आती है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है इंडस्ट्री में। कस्टमर्स भी, जितने बड़े कस्टमर्स हैं वो इस रिपोर्ट को देखकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें जो है कौन से प्लेयर के साथ जाना है, और एवोसिस का इस पर्टिकुलर मैजिक क्वाड्रेंट में आना इज़ लाइक अ रियली गुड थिंग। उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती होगी अपने कस्टमर्स एक्वायर करने में।
विद द हेल्प ऑफ दिस। अब बात कर लेता हूँ FY21 की कुछ की हाइलाइट्स की। कुछ की नंबर्स ही मैंने इनकी प्रेजेंटेशन से ही निकाले हैं, आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। पर जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे लगी वो थी रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि लगभग 61% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो कि एक्सेप्शनल है। बट इसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो वेवोसिस के एक्विजिशन का है, जो कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो गया था और इस साल के नंबर्स में काउंटेड है। पर अगर उसे हटा भी दिया जाए तो भी 25-30% की ग्रोथ है। और अगर मैं स्पेसिफिकली एवोसिस की बात करूं तो 100% से ज़्यादा से ग्रो कर रहा है पिछले 2-3 सालों से, यानी कि हर साल लगभग डबल हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल ग्रोथ है एवोसिस की, और इनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। उसके अलावा बाकी नंबर्स आप देख सकते हैं, मार्जिन वगैरह या पैट मार्जिन वगैरह वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं इस साल। पर मुझे जिन नंबर्स में इंटरेस्ट है वो है कि ऑर्डर बैकलॉग जो है आपको फ्यूचर गाइडेंस देता है कि अभी तक तो जो हो रहा था बहुत अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन क्या आगे ये ग्रोथ सस्टेन रहने वाली है। तो आप देखिए ऑर्डर बैकलॉग 42% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, यानी कि इस साल जो इनके पास ऑर्डर्स हैं पिछले साल से 42% ज़्यादा हैं, यानी कि ये ग्रोथ सस्टेन ग्रोथ है, आने वाले कई सालों तक सस्टेन रहने वाली है। इनफैक्ट आगे मैं आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री बताऊंगा, मैंने जो कॉन्फ कॉल्स वगैरह सुनी है उनमें मुझे क्या नज़र आता है, मैनेजमेंट कितनी ग्रोथ है गाइड कर रही है। नंबर ऑफ कस्टमर्स देखिए 639 एक्टिव कस्टमर्स, 187 न्यू क्लाइंट्स जस्ट दिस ईयर, यानी कि लगभग 25% के आसपास जो है इस साल कस्टमर नए ऐड हो गए हैं, विच ऑल्सो टेल्स यू समथिंग अबाउट द फ्यूचर। सिमिलरली जो हेड काउंट है, ये जो 3 मेट्रिक्स हैं राइट, ये सॉफ्टवेयर कंपनीज में जरूर देखा करिए, एक बैकलॉग, दूसरा कस्टमर एडिशंस और तीसरा जो है हेड काउंट। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये फ्यूचर के विजन के बारे में बताती है। ये जो कंपनीज हैं ये बेवकूफ़ नहीं है, ये ऐसे ही लोगों को हायर नहीं करेंगी, ये हायर तभी करती है जब इनके पास विजिबिलिटी होती है। तो अगर हेड काउंट बढ़ रहा है, इस साल 388 से हेड काउंट बढ़ा है 3792, अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो सिर्फ 2000 समथिंग था, 2100-2200 के आसपास था। एक्विजिशन से कुछ हेड काउंट बढ़ा है और कुछ ऑर्गेनिक ग्रोथ से भी बढ़ा है। नेक्स्ट सेगमेंट है इनका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आता है। तो मेन कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 70% जो है लगभग यूके से आता है। यूके एंड यूरोप लिखा है पर इसमें मेजॉरिटी यूके ही है, यूरोप से इनका बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन आता है। लगभग 14.5-15% यूएस से आता है, बाकी जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट से आता है, लगभग 10% मिडिल ईस्ट से आता है। इस कंपनी का जो ओवरऑल 80% ऑफ द रेवेन्यू है वो डिजिटल सर्विसेज से आता है और वही इन्हें डिफरेंशिएट करता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो डिजिटल एज सेगमेंट ग्रो तो हर एक के लिए कर रहा है राइट, TCS हो चाहे विप्रो हो, आप मैजिक क्वाड्रेंट में मैंने दिखाया था विप्रो भी था और भी बहुत सी कंपनियां थी, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखने होंगे हमें। अब बहुत सी कंपनीज हैं जो कि उनके लिए ये सेगमेंट बहुत कम है, 20% 30% है, तो अगर वो फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट भी है ना, 25-30% से भी ग्रो कर रहा है, तो ओवरऑल कंपनी में सिर्फ 10-12% ग्रोथ आती है, यानी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। वहीं ये जो प्लेयर हैं ये क्योंकि मेजॉरिटी सेगमेंट इसका क्लाउड से आता है, तो 80% ऑफ द सेगमेंट, तो अगर इनके लिए जो क्लाउड की ग्रोथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर क्लाउड 30% 25% से ग्रो कर रहा है तो इनकी भी ग्रोथ 30% के आसपास रहेगी। और यही इनकी मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में भी समझ में आता है, वो कहते हैं कि इंडस्ट्री जितना ग्रो करेगी हम उससे काफ़ी बेटर तरीके से ग्रो करेंगे, ये इनकी गाइडेंस रहती है जनरली। तो इनके की सेगमेंट्स आप देखिए, मेजॉरिटी सेगमेंट जो है वो गवर्नमेंट से आता है। गवर्नमेंट के इनके जो है हेल्थ प्रोग्राम्स, लंदन में जो यानी कि यूके में जो हेल्थ प्रोग्राम है, जो पूरा इंश्योरेंस का प्रोग्राम है वो एक्चुअली इनका लिखा हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बायोमेट्रिक्स का इन्होंने कोई प्रोजेक्ट बताया था रिसेंटली किया है गवर्नमेंट के लिए। और इस साल जो है इनके पास एक $35 मिलियन जो कि अभी तक की इनकी बिगेस्ट डील है वो इनको मिली है, और जो कि 3 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, जो कि यूके गवर्नमेंट ने इन्हें दिया है। तो गवर्नमेंट इनका हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि जब से करते आ रहे हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी मेजॉरिटी में रहते हैं। उसके अलावा 22% जो है वो रिटेल इनका रहता है। इस साल Q2 में था, जो कि एक्चुअली अगर आप देखिए लास्ट ईयर जो है 22% था, इस साल गिर के 14% रह गया है। ऑब्वियसली उसका मेन रीज़न ये है कि क्योंकि लॉकडाउन्स हैं तो रिटेल सेगमेंट सबसे ज़्यादा बैडली हिट है। वहीं अगर आप देखेंगे जो हेल्थ केयर सेगमेंट है वो 17% से ग्रो करके 28% हो गया है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि पता भी ये हेल्थ केयर सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो अपना केपेक्स कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, वही इस कंपनी में भी नज़र आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, जब ये लॉकडाउन वगैरह अच्छे से हट जाएंगे, रिटेल ग्रोथ आएगी, तो ये जो रिटेल सेगमेंट है ना ये भी तेज़ी से ग्रो करेगा, विच विल कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द, क्योंकि रिटेल जो है ना इनका हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है।
लेकिन अब जो है क्या हो रहा है कि हेल्थ केयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट एमर्ज करके आ रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज जो है लगभग 10% और बाकी 15% अदर्स। इस चार्ट में आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। ऑपरेटिंग मार्जिन देख रहे हैं ऊपर, पहले 12% के आसपास हुआ करते थे, अब 21% हो गए हैं। उसका जो मेन रीज़न है, एक तो है प्रोडक्ट मिक्स का चेंज होना, यानी कि क्योंकि इन्होंने एवोसिस एक्वायर कर लिए विच इज़ अ हायर मार्जिन बिजनेस, तो उस वजह से इनके ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गए हैं। और दूसरा रीज़न जो कि इन्होंने बताया था वो ये बताया था कि बेसिकली कोविड की वजह से इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल गया, क्योंकि इनको ऑन साइट भेजना पड़ता है लोगों को, राइट। तो इस बार क्या हुआ, कोविड की वजह से ट्रैवलिंग बहुत कम हुई, लेकिन प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, तो इनकी जो कॉस्ट कटिंग हो गई, इसकी वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई। अब इम्पॉर्टेंट बात ये, क्या ये सस्टेनेबल मार्जिन्स है? तो इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जब मैंने मैनेजमेंट को सुना था तो वो ये कह रहे थे कि 21% इज़ नॉट सस्टेनेबल, बट 19-20% जो है हम मान सकते हैं कि सस्टेनेबल है। वो जो पहले जो ये 12-13% वाला था, अब उससे ज़्यादा लगभग 20% के आसपास, 19% 20% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन्स रहेंगे। ऑर्डर बैकलॉग, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, लास्ट एक साल में Q4 लास्ट ईयर से लेके अब तक 785 करोड़ से बढ़कर 1130 करोड़ के हो गए हैं, विच इज़ लाइक जितना जैसे मैंने बताया एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, बहुत तेज़ी से ऑर्डर बैकलॉग बढ़ रहा है। अब कुछ की फंडामेंटल्स, जैसे कि परसेंटेज रेवेन्यू जो है, इसकी ट्रेजेक्टरी, एबिटा मार्जिन, स्टैट मार्जिन, एक्टिव कस्टमर्स, कस्टमर एडिशंस, ऑर्डर बुक, कैश, ये सब जो है आप इस पर्टिकुलर टेबल में देख सकते हैं। वैल्यू पिकर एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ये उठाया है। और आप देखिए सभी का ट्रेंड जो है ग्रोइंग है, आप चाहें तो इसे पॉज करके और डिटेल में देख सकते हैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर चीज़ में जो है आपको ग्रोथ नज़र आ रही है इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब बात आती है मैनेजमेंट, क्योंकि भाई अगर कोई भी कंपनी है उसको ड्राइव करने वाली होती है मैनेजमेंट, और इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा, उनकी इंटेग्रिटी और जो ओवरऑल मतलब ऑनेस्टी है, मुझे अभी तक मैंने जितनी कंपनी स्टडी करी हैं उनमें से वन ऑफ द हाईएस्ट इंटेग्रिटी वाली मैनेजमेंट मुझे लगती है। अगर आप उनके कितने भी इंटरव्यूज़ देखेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाता है कि आखिर मैनेजमेंट जो है वॉक द टॉक करती है, क्या जो मैनेजमेंट है वो मतलब सच बोलती है या नहीं, क्या जो मैनेजमेंट है वो ऑनेस्ट है कि नहीं, क्या वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की जो है केयर करती है या नहीं। अब ये जो है हमें मैजिस्को की सेल में भी समझ में आया था, क्योंकि मैजिस्को चाहते तो यार बहुत ज़्यादा पैसा जो है अलग से रख सकते थे मैजिस्को को जब बेचा था, तो पर मैजिस्को, अगर आपको पता है जिस कंपनी को बेचा था, उन्होंने मतलब लार्जेस्ट डिविडेंड पे किया है आफ्टर द स्टेक सेल। जब कंपनी को बेचा, पूरा का पूरा पैसा सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऑनेस्टली जो है बांट दिया गया, कोई घपला घोटाला कुछ नहीं किया गया। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है ऐसा होता है। सिमिलरली जो है, जो आपके मैस्टेक, मतलब सेम ही प्रमोटर है, राइट, मैजिस्को और मैस्टेक एक ही कंपनी थी पहले। सिमिलरली मैस्टेक का जो स्टेक था वो उस कंपनी से जो है उन्होंने जो बेचा उसके 10% स्टेक से जो है एवोसिस का एक्विजिशन किया। तो आप चाहें तो और इंटरव्यूज़ देखिएगा इनके, मुझे तो काफ़ी ऑनेस्ट मैनेजमेंट लगी, और एनुअल रिपोर्ट वगैरह देख के भी मुझे मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी तो काफ़ी सही लगी। अब अच्छी बातें तो बहुत कर ली, कुछ की रिस्क की बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क है, अगर कोई जनरल स्लो डाउन आ जाता है तो सभी आईटी कंपनीज़ के लिए रिस्क है। अगर ये सीईओ को नहीं ढूंढ पाते हैं तो एक रिस्क है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का रिस्क है, करेंसी का रिस्क है, क्योंकि मेनली यूएस और यूके में ऑपरेट करते हैं, करेंसी फ्लक्चुएट करेगी तो हेजिंग अगर ढंग से नहीं हुई तो वो रिस्क है। और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन का, अभी तो क्लाउड की बहुत अगली टेलविंड्स हैं, अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, क्लाउड की कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो एक रिस्क है। हालांकि ये मुझे लगता नहीं है, जितना मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए, कि बहुत ही एक अभी तो शुरुआत है यार, काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रेंड है, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो अभी हुआ क्या है ना, जितनी भी छोटी कंपनियाँ थी वो तो फास्ट मूवर्स थी, क्योंकि वो तो शुरुआत कर रही है क्लाउड से। लेकिन जितनी बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऑलरेडी आईटी एग्जिस्ट करता था यार, पेप्सी, कोको कोला टाइप, बैंक ऑफ अमेरिका टाइप, वेल्स फार्गो टाइप, जो बहुत विशालकाय कंपनियां हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो अभी भी मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर, ओरेकल के पुराने डेटाबेसेस, लेगेसी सिस्टम्स, आईबीएम के डेटाबेसेस, वो सब चीज़ें यूज़ कर रही हैं, और उन्हें माइग्रेट करना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा विशालकाय काम है जो कि हो रहा है धीरे धीरे। जैसे अभी इन कंपनीज़ ने शुरुआत करी है क्लाउड में, अभी तो इतने ज़्यादा यूज़ केसेस हैं, अभी तो मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो धीरे धीरे माइग्रेशन हो रहे हैं। और इनफैक्ट मेरे को जितना समझ में आता है, जो की बेनिफिशियरीज़ हैं ये लोग तो हैं ही, पर जो लोग माइग्रेशन में इन्वॉल्व हैं
वो इनसे भी ज़्यादा बड़े बेनिफिशरीज़ हैं, क्योंकि माइग्रेशन का जो काम होता है ना, यानी ये लेगेसी सिस्टम को उठा के नए सिस्टम पे माइग्रेट करने का काम है, वो एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। डाउन टाइम आप जो है ले नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व हैं, आप चाहे तो वो देखिएगा, वो मेरे हिसाब से जो है एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ट्रेंड पर जो है बैठी हैं, और नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं माइग्रेशन में हेल्प करने के लिए। कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर लेता हूँ। ब्रेक्जिट अभी तक इनके लिए एक चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि इनकी मेजर एक रेवेन्यू सोर्स है, और गवर्नमेंट क्योंकि ब्रिटेन एग्जिट हो रहा था, तो ज़्यादा डिजिटाइजेशन पे फोकस नहीं कर रही थी, क्योंकि नए सिस्टम लिखे जाने थे ब्रेक्जिट के बाद। तो हुआ क्या, जैसे ही ब्रेक्जिट हुआ, वो एक्चुअली इनके लिए एक बूम साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने जो है, जितनी गवर्नमेंट थी, अब उन्हें काफ़ी सारे नए सिस्टम लिखने पड़े, क्योंकि अब नए तरीके से टैक्सेशन होगा, नए तरीके से जीएसटी फलाना ढिमाका, मतलब गवर्नमेंट के पर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत सी काम जो है नए तरीके से होंगे, वो उनका ऑटोमेशन चाहिए, क्योंकि यूके में जो है ऑटोमेशन फर्स्ट का जो है पॉलिसी है, गवर्नमेंट की डिजिटाइजेशन फर्स्ट। तो ब्रेक्सिट इनके लिए एक टेलमेंट साबित हुई। उसके अलावा यूएस का फोकस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 10-15% ही रेवेन्यू आ रहा है यूएस से, और अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे तो यूके से तो कितना ही बड़ा है, और अब इन्होंने जो है यूएस पे फोकस करना शुरू करा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट इज कोसेल एंड क्रॉस सेल। कोसेल और क्रॉस सेल का मतलब ये है कि एवोसिस के एक्विजिशन के बाद ये लोग एवोसिस के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स और अपने कस्टमर्स को एवोसिस के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वो ये लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हैं और वो जो है ओरेकल के माइग्रेशन में हैं। तो बेसिकली दोनों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को तो हर तरीके के काम होते हैं, राइट। और साथ साथ कोसेल, क्योंकि बहुत से जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि दोनों चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, नए एप्लीकेशंस भी लिखे जाने होते हैं, कुछ पार्ट माइग्रेट भी करना होता है, ईआरपी सिस्टम्स भी चाहिए होते हैं, तो एक बंडल करके जो है प्रोडक्ट सेल करना, वो हो गया कोसेल। नेक्स्ट हो गया रिटेल इंजन फायरिंग इज़ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जैसा मैंने बताया था, अगर रिटेल कल को अच्छा करेगा तो वो जो है इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट इज़ यूके पब्लिक सेक्टर, जो कि ब्रेक्जिट का मैं ऑलरेडी कवर कर ही चुका हूँ, और यूके का पब्लिक सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है इनकी ग्रोथ में। अब इनकी कॉन्फ कॉल मैंने सुनी थी, कुछ की हाइलाइट्स आपको आइडिया मिल जाएगा, बता देता हूँ। इन्होंने इस बार जो है अपनी लार्जेस्ट डील साइन करी है 35 मिलियन की, जो कि 5 ईयर प्लस डील है, और उसमें एक एक्सटेंशन क्लॉज है। इनिशियल डील 3 ईयर्स की है और 5 ईयर तक जाने का एक्सटेंशन क्लॉज है। और 25 मिलियन की एक और डील साइन करी है, जो कि अब तक का इनका लार्जेस्ट कस्टमर है। उसके अलावा जो है, अब ये कह रहे थे कि भाई हम बिगर चैलेंजेस लेंगे, 35 to 100 मिलियन डॉलर की जो डील्स हैं उनमें जाने की कोशिश करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट के हैं उनमें जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बिज़नेस में होता क्या है, जैसे जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, कोई भी अपने सॉफ्टवेयर क्रिटिकल होते हैं, कोई भी स्क्रू अप नहीं कराना चाहता, तो ऐसी कंपनी को देना चाहता है जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, और जैसे जैसे ये लोग ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करते जाएंगे कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, वैसे वैसे इन्हें नए प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा खुलती चली जाती है। उसके अलावा जो है इंडस्ट्री से ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे, ऐसी इन्होंने गाइडेंस दी है, और ऑन एन एवरेज नेक्स्ट ईयर की ऑलमोस्ट 25 से 30% की गाइडेंस है, और उसके बाद भी टेलविंड है, तो इंडस्ट्री से ज़्यादा तेज ही ग्रो करेंगे आने वाले कुछ सालों तक। अब आ जाता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है वैल्यूएशन। अब इनका शेयर मैंने दिखाया था भाई, ऑलरेडी 2000 रुपये का पार हो गया है, तो अगर आप इसकी ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो आप समझेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे घुसने का, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। कहाँ 200 रुपये का शेयर था, 2000 का हो गया, अब कोई फ़ायदा नहीं है घुसने का, ये तो गिर जाएगा। तो अगर हम लेकिन फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स मुझे जो बता रहे हैं कि बेसिकली आप इसमें मैंने इस कंपनी को वैल्यू करने की कोशिश करी है। जो मैनेजमेंट के प्रोजेक्शंस हैं सेल ग्रोथ में 30%, फिर मैंने उसके बाद स्लो डाउन कर दिया 15%, 10%, 10%, 10%, 2026 तक ये ग्रोथ रेट्स माने हैं। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो मैनेजमेंट ने गाइड करा था कि 19-20% इज सस्टेनेबल, तो मैंने 19% रखा है, अभी जो 21% है उसको मैंने नहीं रखा। और इस ग्रोथ के हिसाब से और कंपनी की डेप्रिसिएशन के हिसाब से और नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स अभी 2.5 करोड़ के आसपास थे, मैंने 2026 तक जो है 3.2 करोड़ कर दिए हैं, क्योंकि एवोसिस के एक्विजिशन के बाद हुआ क्या है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो 20% से बढ़ जाएंगे। अभी के जो नंबर्स हैं आपको जो दिख रहे हैं 2.5 करोड़ के शेयर्स के, वो एक्चुअली में लगभग बढ़ के 3 करोड़ हो जाएंगे नेक्स्ट 3 ईयर्स। इस बार कॉन्फ कॉल में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो 20% बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो EPS है वो गिर जाएगी, राइट।
तो उस हिसाब से जो है मुझे जो समझ में आया कि कंपनी की जो EPS है इन द ईयर 2026 लगभग 142-143 रुपये की हो जाएगी, जो कि अभी लगभग 97-98 रुपीज़ के आसपास की EPS है, विच इज़ लाइक अ रियली गुड ग्रोथ, ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ है। और जो शेयर का प्राइस है मैंने माना है कि 27-28 के PE पे ट्रेड करेगा, जो कि अभी सिर्फ 21 के PE पे ट्रेड, अभी शायद 25 के PE पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी 2000 रुपये का शेयर है। शेयर्स बढ़ाने के बाद मेरे हिसाब से जो शेयर प्राइस है 2026 में वो 3800 रुपये का या लगभग 4000 रुपये के आसपास का शेयर प्राइस हो जाएगा, यानी कि एक डबल होने के पूरे चांस हैं। साथ साथ कंपनी की री-रेटिंग भी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है। ये शेयर 5-6 के PE पे मिल रहा था, अभी ऑलरेडी 20-25 के PE पे तो आ ही चुका है, और मैंने सिर्फ 27 का ही PE माना है, पर क्योंकि अभी भी ग्रोथ का जो इंजन है वो अभी भी अच्छे से फायर कर रहा है, तो और ज़्यादा री-रेटिंग होने के काफ़ी सिग्निफिकेंट चांसेस हैं। तो एट अ हाई लेवल मुझे लगता है ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में 13% का कैगर तो आराम से दे सकता है। मेरी जो पर्सनली रहती है वो 15% के रहता है, पर 13% इज़ नॉट बैड एट ऑल गिवन द करंट एनवायरनमेंट। यार अभी मैं जितनी कंपनीज को देख रहा हूँ सब में 5%, 6% का कैगर निकल के आता है। ये 13% तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो आई पर्सनली इन्वेस्टेड येस्टरडे अराउंड 2050 रुपीज़ के हिसाब से। मैं काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं इस कंपनी को जानता नहीं था। अगर मैं इसको पहले स्टडी कर लेता तो मैं तो इसमें यार पहले ही पैसा लगा देता, पर एनीवेज क्या फ़र्क पड़ता है। अभी भी अपॉर्चुनिटी है, पैसा डबल होने के चांस हैं अगले 4-5 साल में। और जो एंकरिंग बायस जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार रहता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि जब कुछ गिर रहा होता है तो उसमें पैसा नहीं डालते कि ये तो यार ट्रेजेक्टरी डाउन है, ये तो अभी नीचे जाएगा, उसे एंकर कर लेते हैं कि, और जब वो ऊपर जा रहा होता है तो कहते हैं कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी चढ़ गया, देखो ऑलरेडी तो 5 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, अब क्या जाएगा। बट जब आप डिटेल में उसकी माइन्यूट पार्ट्स को पढ़ते हैं तब आप एक हाई लेवल, एक वैल्यूएशन फंडामेंटल्स के हिसाब से पूरी सिचुएशन को ढंग से एनालाइज कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि आखिर कंपनी की स्टोरी क्या है, क्या ये स्टोरी अभी बाकी है, क्या इस स्टोरी की शुरुआत है या स्टोरी एंड हो रही है। इस कंपनी के बारे में कहूँ कंक्लूड करते टाइम तो स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है। मैं तो काफ़ी लेट हो गया पार्टी में, बट अभी भी काफ़ी रूम है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऑलरेडी कितना भी बढ़ गया है, क्योंकि मैं तो भाई फ्यूचर के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ। पास्ट में जो भी हुआ इट्स फाइन। अपॉर्चुनिटी थोड़ी निकल चुकी है, थोड़ी क्या काफ़ी निकल चुकी है, पर अभी भी बाकी है। वैल्यूएशंस आर नॉट दैट एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, उसके अपनी वैल्यू निकालिए, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करिएगा। इसको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं है। हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड, 30% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस साल। ऑलरेडी 60% की ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर। काफ़ी बेटर मार्जिन होने वाले हैं, 19% के मार्जिन होने वाले हैं। ROC की प्रोफाइल ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी है और इम्प्रूव होगी, और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है इंडिया में वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। इस पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बहुत ही कम कंपनीज हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज बहुत बड़ी हैं और उनका जो क्लाउड का बेसिकली पोर्शन है वो बहुत छोटा है। तो ये थी इस कंपनी की हाई लेवल पे एक पूरी रिपोर्ट। अगर आपको इसी तरीके के डिटेल्ड एनालिसिस अच्छे लगते हो तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और चाहें तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।